फ्रेंड्स, एग्जाम मॉडल में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 लेके आया हूं। इसमें जो बचा हुआ टॉपिक था, जो पिछला चैप्टर था, जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर था, उसके कुछ नए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको ये यहाँ तक बता दिया था पिछले चैप्टर में कि जो ऑक्टेन रूल होता है, एटम्स उस ऑक्टेन रूल को कैसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ साझा करके अपने अष्टक के नियम को पूरा करते हैं। और उसके कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए थे। लास्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल H2O का बताया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट जो है, जो ऑक्टेन रूल है वो भी पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ जो स्पेशल केस होता है कि उसमें के शेल ही होता है और उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आइए इसी के आधार पर एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं जो कई बार पूछा भी जाता है। इसको लिखिए आप। ये कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों संयोजकता, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैलेंसी। ठीक है दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी एटम की वैलेंसी क्या है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने सोडियम का एटम लिया था और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखा था मैंने, 2, 8 और 1। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस सोडियम के एटम की वैलेंसी क्या होगी, ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना है कि किस तरीके से ये ऑक्टेन रूल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था। ये ऑक्टेन रूल के तहत स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश इसने की थी। इसने किया क्या था एग्जैक्टली कि ये जो इसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देता है और Na+ का एक कैटायन बना लेता है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो एटम अपने अंदर से अपनी सेल से जितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है या जितने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उस एटम की वैलेंसी कहलाते हैं दोस्तों। तो सोडियम के एटम में आप देखिए इसने क्या किया है, स्टेबिलिटी या ऑक्टेन रूल पूरा करने के लिए अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है और इसके आउटर मोस्ट सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि एक स्टेबल पोजीशन है। परिणाम स्वरूप इस सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी दोस्तों। ठीक उसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम के एटम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 2, 8 और 2। और मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नीशियम का एटम ऑक्टेन रूल पूरा करने के लिए, ऑक्टेन नंबर की बाध्यता पूरी करने के लिए अपने अंदर से 2 एटम्स को बाहर निकाल देगा और ये Mg+2 के कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है दोस्तों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ऑक्टेन रूल को पूरा करेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। कुछ एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये तो ऐसे एग्जाम्पल हो गए जिसमें एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है और कैटायन बन जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्लोरीन के एटम को ऑक्सीजन के एटम को देखने की कोशिश करते हैं। वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने आपको बताए थे। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहां मैंने आपको बताया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद एक एनायन बना देगा, ऑक्सीजन-2 का एनायन। ठीक है, यानी कि इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहां पर ऑक्सीजन के एटम की वैलेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम बाहर निकालता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेन रूल पूरा करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। और दोस्तों कई बार पूछा भी जाता है कि वैलेंसी इस एटम की कितनी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें आप कमेंट करके बताइए कि क्लोरीन के एटम की वैलेंसी कितनी होती है। कमेंट करके बताइएगा आप दोस्तों इसको, और बाद में मैं कमेंट के आधार पर ही इसका आंसर भी आपको दूंगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। आइए दोस्तों
अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन ही उस एटम की वैलेंसी कहलाते हैं दोस्तों। अब आइए एक नया टॉपिक देखते हैं इसमें दोस्तों, ये है रासायनिक बंध के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है दोस्तों। यानी कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं इनको 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है आयनिक बंध, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों उपसहसंयोजक बंध, यहां पे मैं लिखता हूं उपसहसंयोजक बंध दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। यानी कि केमिकल बॉन्ड को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। आयनिक बॉन्ड पहला, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड और उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। और इसको कभी कभार इस आयनिक बॉन्ड को हम वैद्युत संयोजक बंध भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि आयनिक बॉन्ड का एक अलग नाम होता है वैद्युत संयोजक बंध। क्यों होता है मैं अभी बताता हूं दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, और धीमे धीमे करके एक टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है मैं उसको आपको अभी डिटेल में समझाता हूं। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहला हम लेते हैं आयनिक बॉन्ड को, ठीक है, आयनिक बॉन्ड को या विद्युत संयोजक बंध को, ठीक है। सबसे पहला लिखिए आप आयनिक बंध, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। और देखो दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जाम्पल है इसका, एक मॉलिक्यूल है NaCl का, जिसको हम डेली लाइफ में नमक के रूप में यूज करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों। इस मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली होता क्या है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि सोडियम का जो एटम होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और क्लोरीन के साथ ऐसा होता है कि वो ऑक्टेन रूल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपने सेल में, आउटर मोस्ट शेल में डाल लेता है दोस्तों, ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट का एक प्रिंसिपल होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव किसी स्थान पर पड़े हुए होंगे तो इनके ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। परिणाम स्वरूप ये NaCl का जो मॉलिक्यूल है वो और उसमें एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और
चूंकि ये जो फोर्स लग रहा है इन एटम्स के बीच या जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, विद्युत आवेशों के कारण लग रहा है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट बॉन्ड या विद्युत संयोजक बंध के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके सामने, देखिए जैसे कि MgCl2, इसमें कुछ इस तरीके से मैग्नीशियम के आयन पर +2 चार्ज होता है, क्लोरीन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो क्लोरीन के 2 एटम इस मैग्नीशियम के +2 चार्ज से एक इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स के कारण जुड़े हुए होते हैं और ये एटम इस तरीके से, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से रीअरेंज रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रॉपर्टी से आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है वो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे ही होंगे दोस्तों, क्योंकि ये आयनिक नेचर के होते हैं और जो इनका सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो उस इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कराता है। सॉलिड जितने भी सॉलिड जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे, उनमें मैक्सिमम यही आयनिक फोर्स ही काम करता है। ठीक है, इसीलिए सॉलिड की जो शेप होती है वो कॉम्पैक्ट शेप होती है। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा जो बॉन्ड है वो ज्यादा पावरफुल होता है, कौन सा जो बंध है उसमें आकर्षण बल ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये आयनिक बॉन्ड आपकी समझ में आया होगा। अब इसके बाद समझते हैं सहसंयोजक बंध को, देखते हैं। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों आपका सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, और जिसको बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाम से आप इसको समझ सकते हैं, सहसंयोजक। ठीक है, सह यानी कि इसमें इस बॉन्ड में होगा एग्जैक्टली ये कि 2 एटम्स होंगे, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और उस शेयरिंग के कारण ही वो एक दूसरे से बंधे रहेंगे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल होल एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों जैसे कि इसका आप एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको H2 का एग्जांपल बताया था, हाइड्रोजन का मैंने एग्जांपल बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के पास एक एटम होता है, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन अपने एटम्स को रीअरेंज कर लेते हैं और शेयरिंग में रहते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन का जो ऑक्टेन रूल, हाइड्रोजन का जो स्टेबिलिटी का रूल होता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो पूरा का पूरा फिनोमेना कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उस शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो दोस्तों सहसंयोजक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है दोस्तों, एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के एटम में जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या करेगा, ये बचे हुए दूसरा जो ऑक्सीजन का एटम्स है, अब इसका ऑक्टेन रूल पूरा करने के लिए इसको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। परिणाम स्वरूप ये क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और आप देखेंगे कि इसका भी ऑक्टेन रूल कंप्लीट हो गया। इनको मिलाकर 6 ये थे, 2 यहां से मिल गए, इसके पास भी 6 थे और 2 इसकी शेयरिंग हो गई। परिणाम स्वरूप ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के माध्यम से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नेचर में 3 तरीके का होता है, मैं भी आपको बता रहा हूं। एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों, एक डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, सॉरी
सिंगल बॉन्ड को इस तरीके से डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड को इस तरीके से डिनोट किया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हम हाइड्रोजन के एटम को ले सकते हैं। हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन के एटम में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दोनों एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इसलिए एक डबल बॉन्ड बनता है। इसका एग्जांपल होता है नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करते हैं। मैं आपको यहां पे नाइट्रोजन का एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन जो होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इस और ये जो नाइट्रोजन एटम होता है ये ऑक्टेन रूल के हिसाब से स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेंगे, अपने 3 एटम्स को, यानी कि इसको अगर 3 एटम और मिल जाए, इसको अगर और 3 एटम मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसने ले लिए और ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन के बीच में और एक नया मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे सिंगल बॉन्ड, कैसे डबल बॉन्ड और कैसे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण। अब लास्ट टाइप और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है दोस्तों। यहां पर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है दोस्तों। यहां पर एक एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके, अपने ऑक्टेन रूल को पूरा कर सके, या अगर उसकी सेल में एक ही सेल है उसमें स्टेबिलिटी के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को उस सेल में स्थापित कर सके। मतलब समझिएगा कि इस उप सहसंयोजक बंध में केवल एक इलेक्ट्रॉन एक एटम होगा जो कि अपने एक पेयर को, इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को किसी दूसरे एटम को देगा दोस्तों। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका एक एग्जांपल के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे कि NH4 पॉजिटिव का हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें होता एग्जैक्टली क्या है कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए नाइट्रोजन का जो मैंने अभी आपको बताया कि जो नाइट्रोजन के एटम है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें क्या है, उसमें 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स और जुड़ जाते हैं। ठीक है, और उस स्थिति में इसके ये जो इस तरीके से कुछ बॉन्डिंग इनके बीच में हो जाती है, इसका भी ऑक्टेन रूल कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेन रूल कंप्लीट हो जाता है, और कुछ इस तरीके का होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों होगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एग्जाम मॉडल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।